हेलो मॉमीज एंड डैडीज एंड वेलकम टू न्यू मम लाइफ। कहा जाता है कि एक बच्चे के बर्थ के साथ साथ एक माँ का भी बर्थ होता है। मदरहुड एक बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपीरियंस है। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए हम सोचते हैं कि बच्चे के लिए क्या सही होगा क्या नहीं। इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगी आपके कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को आंसर करने की। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि ये वीडियो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, जो मैंने अपने बच्चे के साथ सही समझा और जो किया। सो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी और आपके काम भी आएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो है ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चे के पैदा होने से 1 घंटे तक आपको उसको एक बार ब्रेस्ट फीड जरूर करवाना चाहिए। शुरू में बच्चे 45 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में फीड्स को मांगते हैं। धीरे धीरे ये गैप बढ़ेगा और 3 से 4 घंटे का भी हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर बच्चा 3 से 4 घंटे लगातार सो रहा है और फीड नहीं मांग रहा, तो उस टाइम पर आपको उसको हल्का सा जगाकर, जैसे मैं क्या करती थी कि उसके पैरों के नीचे थोड़ी सी टिकलिंग करती थी तो वो जाग जाती थी। तो उस तरह से जगाकर आपको उसको फीड कराना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस टाइम पर मदर को भी एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए ताकि उसका मिल्क प्रोडक्शन ठीक हो सके। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप न्यूट्रिटिव डाइट लीजिए। इसके साथ साथ अपना वाटर इनटेक ध्यान रखिए, चाहे वो जूस, पानी या कोकोनट वाटर की फॉर्म में हो। जब मैं ब्रेस्ट फीड कराती थी तो उस टाइम पर मैं अपने बच्चे को फीड कराने से पहले भी लेती थी। कई बार तो साथ भी मुझे सिप करके लेना पड़ता था और कई बार बाद में भी कंज्यूम करती थी, जिससे ये ठीक रहता था कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी और मेरी मिल्क प्रोडक्शन ठीक रहती थी और बच्चा भी खुश रहता था। नेक्स्ट बात करते हैं उसकी स्टूल या पॉटी की, क्योंकि पेरेंट्स इसको देख के सबसे ज्यादा घबरा जाते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तब एक बहुत ही डार्क ग्रीन या ब्लैक कलर का सब्सटेंस एक्सक्रीट करता है, जिसे मकोनियम कहा जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। धीरे धीरे जो ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज होते हैं वो 6 से 8 बार भी स्टूल पास कर सकते हैं एक दिन में, जो लाइट ग्रीन कलर का, येलो कलर का, और कई बार तो उसमें आपको दानेदार सीड्स जैसे पार्टिकल्स भी दिखते हैं। अगर बच्चा फॉर्मूला फीड पर है तो वो 1 से 2 स्टूल ज्यादातर पास करता है एक दिन में, जो येलो कलर के या हल्के से टैन ब्राउन कलर के आपको दिखेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज के केस में ये भी पॉसिबल है कि वो 5 से 6 दिन पॉटी ना करें, तो 6वें या 7वें दिन आके वो आराम से पॉटी कर देते हैं और वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें घबराने वाली बात नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड की। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड को हम क्लीन कर देते हैं, ऑयल लगा देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसको हर चीज से बचाकर रखना है। इस पर पानी भी नहीं लगना चाहिए और पूरा ड्राई रहना चाहिए। धीरे धीरे ये येलो से ब्लैक कलर की होगी और अपने आप गिर जाती है। ज्यादातर बच्चों में अम्बिलिकल कॉर्ड 10th डे से लेके 3 हफ्ते के बीच में गिर जाती है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस टाइम पर आप ये भी कर सकते हैं कि बच्चे को सिर्फ स्पॉन्ज बाथ दीजिए जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड पूरी तरह नहीं गिर जाए। स्पॉन्ज बाथ के लिए आप किसी भी कपड़े को हल्के गुनगुने पानी में डिप करके उसकी बॉडी को, मुंह को, आंखों को साफ कर सकते हैं। जब अम्बिलिकल कॉर्ड पूरी तरह से गिर जाए उसके बाद ही आप बच्चे को बाथ दीजिए। हाँ, लेकिन अगर अम्बिलिकल कॉर्ड में आपको रेडनेस दिखे, हल्की पस दिखे या कोई भी डिस्चार्ज हो, तो आपको उसी टाइम डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं। और अम्बिलिकल कॉर्ड को किसी भी फॉर्म में टच नहीं करना है। उसको तोड़ मरोड़ के मत देखिए, अपने आप तोड़ने की कोशिश नहीं कीजिए, वो अपने आप गिर जाएगी। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे काफी बार बच्चे अच्छे से लैच भी नहीं कर पाते, तो उस टाइम पर हर हॉस्पिटल में एक लैक्टेशन एक्सपर्ट होते हैं। आप उनसे जरूर कंसल्ट कीजिए और इस चीज में कोई भी शर्म की बात नहीं है। मेरे केस में भी मुझे बहुत देर तक प्रॉब्लम आई थी, पर धीरे धीरे अपने आप सॉर्ट आउट हुआ और मेरे बच्चे ने लैच करना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर से सलाह लेने में कोई घबराहट या शर्म नहीं होनी चाहिए। कुछ मदर्स में ये भी होता है कि जब बच्चे लैच करते हैं तो निपल्स काफी ज्यादा सोर हो जाती है या उनपे जख्म से होने लगते हैं। तो उस टाइम पर आप एक हल्का सा वार्म घी लगाइए अपनी निपल्स पर और फिर बच्चे को लैच करने को दीजिए। इससे आपको भी आराम रहेगा और शायद वो भी थोड़ा बेटर वे से कर सके। नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है बर्पिंग या डकार दिलाना। तो बच्चे को जब भी आप फीड दें उसके बाद आप उसको बर्प कराइए। अब बर्पिंग के साथ काफी बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है कि वो थोड़ा सा स्पिट जरूर करते हैं, यानी हल्का सा दूध उनका बाहर निकलता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है और कोई घबराने वाली बात नहीं है, या इसको वॉमिटिंग नहीं कहा जाता। क्योंकि बच्चे सारा दिन लेटे रहते हैं तो उस वजह से थोड़ा सा उनका एसिड रिफ्लक्स कॉमन है। जब वो दूध पीते हैं थोड़ा सा बाहर निकालते हैं। अगर वो दूध फटा हुआ निकल रहा है इसका मतलब डाइजेस्ट हुआ था और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है।
ये बच्चे दूध जो बाहर निकालते हैं वो दिन में काफी बार हो सकता है कि हर फीड के बाद भी वो निकाल रहे हैं, पर अगर बच्चे का वेट प्रॉपर बढ़ रहा है और दूध फटा हुआ निकल रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है और आप घबराइए मत। अगर बच्चा दूध वैसे ही बाहर निकाले और काफी क्वांटिटी में निकाले तब आप डॉक्टर से जरूर सलाह कीजिए। अब बर्पिंग भी हर बच्चे में डिफरेंट तरह से काम करती है। कई बच्चों में फीड कराने के बाद बर्प दिला दे तो वो काम कर जाता है, कई बच्चे फीड कराने के बाद बर्प नहीं ले पाते, तो उस टाइम पर आप फीड कराते हुए बीच में जब हाफ फीड करा चुके हो तो उस टाइम पर उसको बर्प दिलाइए और फिर बाकी का दूध कंज्यूम करवा दीजिए। इससे उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व रहेगी और उसको दूध भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज जो उसके लिए बहुत जरूरी है वो है उसके विटामिन डी ड्रॉप्स। जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे तब आपके डॉक्टर भी जरूरी है उसके लिए प्रिस्क्राइब करेंगे, तो इन ड्रॉप्स को आपको उसको रेगुलरली देना है जब तक आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं। ज्यादातर इसकी क्वांटिटी 0.5 ml रहती है और ब्रांड आपके डॉक्टर आपको मेंशन कर देंगे, तो इस चीज को देना ना भूलिएगा। ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मदर की फीड पर ही वो टोटल रिलाय कर रहे होते हैं और आजकल हम सब में विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो है ही, तो अगर विटामिन डी ड्रॉप्स आपके डॉक्टर ने लिखे हैं तो उसे जरूर दीजिए, अगर नहीं लिखे तो एक बार जरूर पूछ लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है उसकी आईज की कि आई केयर कैसे करें। काफी बार जब बच्चे पैदा होते हैं तो हल्का सा डिस्चार्ज उनकी आईज में रहता है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप उसकी आईज की हल्की सी मसाज कर सकते हैं, जिसमें आप हल्की सी ये फिंगर लेके उसके यहाँ पर इस पोर्शन पर हल्की हल्की मसाज कीजिए, जिससे उसकी आईज क्लीन होने में हेल्प होगी। ये आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं और जरूर उसको हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आपको आईज को क्लीन भी रखना है। अब क्लीन रखने के लिए आप क्या कीजिए, कॉटन की बॉल ले लीजिए, गुनगुने पानी में डिप कीजिए और आईज को साफ कीजिए। पर इस चीज का ध्यान रखना है कि आप हर आई के लिए डिफरेंट कॉटन की बॉल यूज करें ताकि इन्फेक्शन अगर हो तो स्प्रेड ना हो। नेक्स्ट बात है नोज क्लीनिंग की। तो बच्चों की नोज अपने आप क्लीन हो जाती है जब वो छींकते हैं, लेकिन अगर क्लीनिंग का प्रॉपर ध्यान रखना है उसके लिए 2 ऑप्शन है। एक तो नेजोक्लियर सेलाइन ड्रॉप्स जो आपके डॉक्टर रिकमेंड करेंगे और आप उसको डाल सकते हैं उसके दोनों नॉस्ट्रिल्स में एक ड्रॉप। मैं ज्यादातर क्या करती थी कि अपनी बेटी को बाथ देने के बाद नेजोक्लियर डालती थी। एक और चीज इंपॉर्टेंट जो मैंने की वो ये था कि जब मैं उसको हल्के वार्म वाटर में बाथ देती थी उस टाइम पर हल्का सा अपना हाथ पानी में गर्म करके मैं उसके नोज पर हल्का सा ऐसे ऐसे करती थी, जिससे उसके नोज में थोड़ी ब्लॉकेजेस अगर हों तो वो क्लीन हो जाती थी और उसकी नोज भी क्लीन हो जाती थी बाद में जब वो छींकती थी। साथ ही साथ एक मेरे ग्रैंड मदर ने मुझे बहुत अच्छा टिप दिया था कि जब आप बच्चे को बाथ दें उस टाइम पर उसकी चेस्ट पर इस तरह से हाथ रख के और गर्म पानी डालें। उससे क्या होगा कि उसकी चेस्ट क्लियर रहेगी, क्योंकि गर्म पानी चेस्ट पर लगेगा, उसे भाप मिलेगी काफी देर तक और उसकी चेस्ट को भी क्लियर करने में काफी हेल्प करेगी। तो ये टिप्स मुझे बहुत हेल्प किए, आप भी जरूर ट्राई करके देखिएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि हल्का सा कोकोनट ऑयल उसकी नोज पर इधर इधर लगा सकते हैं। साथ ही साथ उसकी बेली बटन में भी कोकोनट ऑयल जरूर लगाएं, जो सारी चीजों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट बात आती है डायपर की। अब बच्चों में आजकल डायपर पहनाना काफी इम्पोर्टेंट हो गया है। हम भी सारा टाइम अवेलेबल नहीं रहते, ऑफिस का काम और वो सब, तो डायपर्स पहनाने पड़ते हैं। लेकिन इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आप उसको डायपर फ्री टाइम भी दे रहे हो। दिन में कम से कम 2-3 घंटे वो डायपर फ्री रहे। शुरू में क्योंकि मैं मैटरनिटी लीव पे थी तो मैंने डायपर्स उसको नहीं पहनाए और मैंने अपनी तरह से जो कॉटन के हमारे सिंपल लंगोट आते हैं वो उसको पहनाए, नैपीज आते हैं जिसको हम आजकल कहते हैं, तो वही पहनाए। अगर आपको डायपर पहनाना पड़ रहा है तो बहुत ध्यान रखना है कि 2-3 घंटे का उसको डायपर फ्री टाइम मिले। साथ ही साथ डायपर को हर 2 से 3 घंटे में चेंज कीजिए और हर डायपर चेंज के टाइम पर आपने क्या ध्यान रखना है कि एक कॉटन के कपड़े से उसका डायपर का एरिया अच्छे से साफ कीजिए गुनगुने पानी से, उसे सूखने दीजिए, उस पर हल्का सा वार्म ऑयल लेके, कोकोनट ऑयल लेके हाथों में रब करके हल्का वार्म करके उसके डायपर एरिया पर लगाएं, जिससे काइंड ऑफ लेयर बन जाएगी उसके डायपर एरिया के लिए कि जब वॉशरूम, जब वो सुसु या पॉटी कर रहा है तो वो उसकी बॉडी को रैश नहीं करेगा। उसके बाद ही आप डायपर पहनाएं, तो वो एक बहुत अच्छी इफेक्टिव रेमेडी है। लेकिन अगर फिर भी रैश आप बच्चे में देखती हैं तो उस टाइम पर आपको ये खुद ट्रीट करने से पहले एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। और ज्यादातर डॉक्टर्स एक बहुत अच्छी मेडिकेटेड क्रीम सजेस्ट करते हैं जो है बिफोर नैपी, तो आप भी उसको ट्राई करके देख सकते हैं, जो बहुत सेफ है और डायपर रैश को ट्रीट करने में हेल्प भी करेगी। अब जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आती है कि बच्चे की पॉटी को कैसे साफ किया जाए।
तो मैं क्या करती थी अपने केस में, मैंने एक छोटी फ्लास्क रखी हुई थी जिसमें गर्म पानी रहता था और कॉटन बॉल्स मैं कैरी करती थी। तो कॉटन बॉल को उस पानी में डिप करके उसके डायपर एरिया को क्लीन कर देती थी जब हम ट्रैवल में होते थे तो मैं फ्रेश वाटर ही यूज करती थी उसकी डायपर एरिया को क्लीन करने के लिए, जो बहुत ही नॉर्मल है और बहुत इफेक्टिव भी है। नेक्स्ट आता है बच्चे के स्लीप का, यानी सोने का। तो बच्चे ज्यादातर 18 से 19 घंटे भी दिन में सोते हैं। थोड़ी देर के बाद फीड मांगते हैं, जैसे 1 घंटा, धीरे धीरे जो 3 से 4 घंटा होगा। बच्चे को जब आपने सुलाना है तो बिल्कुल सीधे सुलाना है, राई के पिलो के ऊपर। मैं राई का पिलो ही यूज करती थी, जो हमारे ग्रैंड मदर्स भी रिकमेंड करते हैं। सुलाते टाइम आपको बच्चे को बिल्कुल सीधा लिटाना है। अब काफी लोग ये भी कहते हैं कि आप बच्चे को साइड दे के भी बीच बीच में लिटाइए, लेकिन जब आप साइड दे तो ये बहुत ध्यान रखना है कि उस टाइम पर आपकी प्रेजेंस जरूरी है। अकेले बच्चे को साइड दे के आप रूम से बाहर मत निकलिए। अगर आपको रूम से बाहर जाना है तो उसको सीधे लिटाकर ही जाइए, ये बहुत जरूरी है। लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे से स्किन टू स्किन कांटेक्ट मदर का बहुत जरूरी है। पहले दिन से माँ को बच्चे को गोद में लेना चाहिए, उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बच्चे ने जिस आवाज को मुंह में सुना है वही आवाज अगर उसे बाहर मिले तो उससे बेटर कुछ नहीं है, उसे बहुत कंफर्टेबल भी लगेगा। सेकेंड बात, जब भी आपके घर में कोई भी विजिटर्स हो या किसी ने भी, घर के किसी फैमिली ने भी बच्चे को शुरू में हाथ लगाना है तो प्लीज हैंड्स को वॉश करके ही बच्चे को उठाइए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और बच्चे में इन्फेक्शंस भी कम से कम देखे आए। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी। अपने कमेंट जरूर बताइएगा। ये बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड थी। जो चीजें मुझे कंफ्यूज करती थी वही चीजें मैंने इस वीडियो में लेके आने की कोशिश की। तो जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।